नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 0 को ध्यान में रखते हुए हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और साथ में आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवाए जाएंगे और मध्य विद्यालय शिक्षक मतलब 6 to 8 के 13वां प्रैक्टिस सेट है यह। इसमें 80 प्रश्न करवाए जाते हैं, वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए। कम समय में ज़्यादा प्रश्न इसी चैनल के माध्यम से करवाए जाते हैं। कोई बकवास नहीं होती और काम की बात होती है और आप सभी लोगों को लगेगा कि हाँ, कम समय में आप सभी को 80 प्रश्न देखने को मिल गए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रिकॉर्डेड वीडियो दी जाती है, कोई बात नहीं की जाती है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो कमेंट आप सभी का रिप्लाई किया जाता है तुरंत। जैसे भी आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग करिए, या तो ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, मेरा पर्सनल नंबर निकाल लीजिए, डीएम कीजिए, आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। चैनल आपका है, आपके भाई का है, आपके दोस्त का है, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे चैनल्स को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं छोटे चैनल्स को तो समझ लीजिए आप सभी को कम समय में ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे और कहीं से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी को मार्केट से कोई भी बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी। इस चैनल के माध्यम से सभी बुक्स का डिस्कशन और सभी बुक्स के क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 13वां नंबर प्रैक्टिस सेट, और आप लोग धैर्य बनाकर पूरा प्रैक्टिस सेट देखना और उसके बाद में कोई अगर गलत प्रश्न लग जाए आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का। जिस प्रैक्टिस सेट से करवा रहे हैं वह 71 नंबर से स्टार्ट होता है और 150 नंबर तक जाता है, क्योंकि 70 नंबर तक आप सभी का 30 नंबर का होता है क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हिंदी के आते हैं 15-15 क्वेश्चन, और 40 नंबर का जीएस सेक्शन, वो सब 70 नंबर तक जाता है। उसके बाद में 71 नंबर से आप सभी का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है हिंदी का। तो हिंदी का 71 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 150 नंबर तक हम लोग देखेंगे प्रश्न, ठीक है। तो 71 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है और गेस करना है, और गेस करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि अगर आप सभी लोगों का आंसर सही हो रहा है तो आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भोलानाथ तिवारी ने किया है, हरदेव बहारी जी ने किया है, और देख लेते हैं डॉक्टर दिमत्सित ने किया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो डॉक्टर दिमत्सित ने किया है, ठीक है। तो आप सभी को बता दें, एक से अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्य में उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप सभी का जो, कोई, सब कोई, कुछ और कुछ एक, इसे पृथक श्रेणी में डॉक्टर दिमत्स ने रखा है, ठीक। तो ये याद रखना इनको, और यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर आप सभी को प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिलेंगे। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है, तो 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाकर ही छोड़ा जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, यह 13वां नंबर प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने आएगा, और इसके बाद में 14 नंबर, फिर 15 नंबर। तो 6 to 8 के 15 नंबर तक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रोक दिए जाएंगे। उसके बाद में 9 to 10 के आप सभी को करवाए जाएंगे 15 सेट। उसके बाद में आप सभी का चालू किया जाएगा 11 to 12 का। तो ऐसे ही आप सभी को कंटिन्यू करवा दिए जाएंगे। 100 प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। कोशिश की जाएगी 30-30 प्रैक्टिस सेट तीनों के करवाए जाए, फिर आगे बढ़ेगा तो 40-40 करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहना, और चैनल पर प्रैक्टिस सेट आप सभी को इतने करवा दिए जाएंगे कम समय में कि कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं, कि अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है और पूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, ठीक है। तो यह आप सभी का तीसरा सही हो जाएगा ऑप्शन 72 नंबर प्रश्न का। चलिए दोस्तों, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, गीता फल खा रही है, तो खा रही है अभी खा के खत्म नहीं की है, तो यह हो जाएगी अपूर्ण वर्तमान। चलिए दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, या श्याम बिहारी। यह तीनों जो है नाम सम्मिलित है, और इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो तीनों सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं ऐसा है कि सम्मिलित ना हो, ठीक। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर जो 73 नंबर प्रश्न देखा है बुक्स में गलत दिया हुआ है, लेकिन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सर्च करके ही दिया जाता है, प्रश्न देख कर ही दिया जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम कौन कौन सा है?
निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक, तो कोई आप सभी का अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण कीजिए। राम बाजार जा रहा है तो संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण कीजिए। राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, या राम बाजार गया होगा, तो संदिग्ध भूतकाल क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, राम बाजार गया होगा। ठीक, तो यह आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए दोस्तों अच्छा, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं किसे हैं? जिस क्रिया से क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी की पीओक्यूज़ की भी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से चलती हैं। साहित्य और व्याकरण दोनों की। व्याकरण इस टाइम पे नहीं करवाई जा रही है, कुछ इशू है। उसके बाद में आप सभी का इशू सॉल्व होने के बाद में व्याकरण भी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अभी आप सभी की साहित्य की कंटिन्यू चलवाई जा रही है। प्रगतिवाद खत्म हो चुका है। प्रगतिवाद, एक सेकेंड, प्रगतिवाद छायावाद फिनिश हो चुका है। अब प्रयोगवाद स्टार्ट होगा, तो आप लोग बिल्कुल उसमें जुड़ के और लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो पूरी चीज़ें इस चैनल की फॉलो कीजिए। आप सभी को इतना बेनिफिट हो जाएगा कि कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70-75 क्वेश्चन आप सभी लोग आराम से सही कर लेंगे। हेडक रहेगी जीएस की, जीएस का भी पोर्शन आप सभी को कवर करवाया जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। 76 नंबर प्रश्न है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? तो श्याम पेंसिल से लिखता है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारण है, कारक है कि करण कारक है? वो उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है 76 नंबर प्रश्न का उत्तर कर्ण कारक है। क्या है? कर्ण कारक। कर्ण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यह नहीं पता होगा तो आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे। इसका होता है से, के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर। संप्रदान इसलिए नहीं बताया क्योंकि संप्रदान ऑलरेडी चैनल पर बताया जा चुका है, और आने वाले समय में आप सभी को पूरी विधिवत थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी। इसलिए आप सभी को थोड़ा इस चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो थोड़ा स्पीड में करवाया जा रहा है। 77 नंबर प्रश्न है। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लड़ाई में प्रयुक्त कौन सा है? तो लड़ क्या हो जाएगा आप सभी का? यह हो जाएगा। फिर आई, लड़ाई, यह हो जाएगा। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न। जैसे सिलाई होता है, सिल होता है, आई हो जाता है। फिर पढ़ाई होता है, पढ़ होता है, आई हो जाता है। चढ़ाई होता है, चढ़ होता है, आई हो जाता है। ऐसे ये सब क्या है? आप सभी के प्रत्यय लगते हैं इसमें। 78 नंबर प्रश्न है। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो अपेक्षा के संपादक कौन थे? आप सभी को बताना है। एन सिंह थे, तेज सिंह थे कि शिवराज सिंह थे? तीन में से बताना है। बाकी आप सभी को चौथा और पांचवा ऑप्शन पता ही क्या होगा। तो इसमें इनमें से कौन से थे? तेज सिंह थे। क्या? तेज सिंह थे। हाँ, तेज सिंह थे। आंसर यही सही होगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो अमानक वर्णों का विकल्प बताना है। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, भा हो जाएगा कि झा हो जाएगा कि संयुक्त उपरोक्त में से एक से अधिक कि उपरोक्त में से कोई नहीं? यह प्रश्न बहुत टफ है, कठिन है। तो ये तीसरा सही हो जाएगा, झा। झा अपानक अमानक वर्ण है। क्या है? अमानक वर्ण है। झा क्या है? अमानक वर्ण है। और अच्छा, इसका वर्तमान रूप झा है। ये क्या है? ये झा वर्तमान रूप है। अगर इसको पहले लिखा जाता था तो ऐसे लिखा जाता था, झा को ऐसे। ठीक, तो यह पहले लिखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अमानक वर्ण। चलिए हम लोग जितना जरूरी है उतना करें। 80 नंबर प्रश्न। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, इसको याद रखना। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसको भी याद रखना। और यह दोहा रोला से मिलकर बनता है, इसको भी याद रखना। दोहा के 2 होते हैं और रोला के 4 चरण होते हैं, तो टोटल 6 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 81 नंबर प्रश्न। और 81 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी और यह कहाँ स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन आप सभी का है वाराणसी, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है प्रयागराज। तो तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम जी ने की थी। किसने? तोताराम जी ने की थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी। अब यह नया क्वेश्चन बन जाएगा कि अलीगढ़ में स्थापना की गई थी बाबू तोताराम जी के द्वारा। 82 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न का उत्तर है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप जी को प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1965 में प्रदान किया गया था। किस भाषा में प्रदान किया गया था? तो मलयालम भाषा में प्रदान किया गया था। कहाँ? किस? मलयालम मलयालम भाषा में प्रदान किया गया था। इसको भी याद रखना, ठीक है। चलिए हम लोग 83 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जिस प्रश्न में ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा उस प्रश्न को एक्सप्लेन किया जाएगा, और जिस प्रश्न को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा करना होगा उसको नहीं किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है 83 नंबर, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया में कर्म पर ही प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? कर्म पर ही प्रभाव पड़ेगा। इसका नाम ही सकर्मक, सा मतलब साथ में, कर्मक मतलब कर्म के, तो कर्म के साथ में सकर्मक हो जाता है, ठीक। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। तो 83 नंबर प्रश्न का उत्तर एक हो जाएगा। जैसे विकास पानी पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है। विकास पानी पीता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। छाया शब्द का बहुवचन बताना है। तो छाया शब्द का बहुवचन ही छाया होता है। क्या होता है? छाया होता है। एक नंबर प्रश्न इसका सही हो जाएगा। और हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, छाया, ठीक। अगला अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है कड़कड़ाता भाषण या कड़कड़ाती भाषण। कड़कड़ाती तो होगा नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। तेज भाषण और या ओजस्वी भाषण। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का? ओजस्वी भाषण होता है। क्या होता है? ओजस्वी भाषण होता है। तो भाषण के साथ में आप विशेषण लगाएंगे ओजस्वी का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 86 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्रवज्रा है कि इंद्रवज्रा है? पता नहीं क्या लिखा है, तो इसको पढ़ने से मतलब ही नहीं, ये तो गलत है। इंद्रवज्र हो जाएगा, ये भी गलत है। ये आप सभी का एक नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग यह अलंकार होता है इंद्रवज्रा, ठीक। अब 87 नंबर प्रश्न का उत्तर बताने। निरीह का संधि विच्छेद बताना है। निरीह का मतलब होता है निह प्लस ई, निरीह, ठीक। क्या हो जाएगा? निरीह, निह प्लस ई निरीह हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विसर्ग संधि तो आप सभी को पता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में विसर्ग संधि है इसको छोड़कर, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा आप सभी का, निह प्लस ई निरीह, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 88 नंबर प्रश्न में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? तो कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? संस्मरण, आलोचना की काव्य, यह बताना है। कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? 88 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह आलोचना विद्या की रचना है। किसकी? आलोचना विद्या की रचना है। हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर आप सभी को अच्छे से बताना है। 89 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दर्शनाभिलाषी, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। दर्शनाभिलाषी होता है, ये भी नहीं होगा। दर्शनाभिलाषी होता है या दर्शनाभिलाषी होता है, कौन सा होता है? तो आप लोग 89 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। दूसरा वाला सही हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी, यही सही लिखा जाता है। इसको एक बार लिख लीजिएगा। दर्शन अलग लिखिएगा और अभिलाषी अलग लिखिएगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पुरुष है, ईश्वर है कि पूत है? तो पूत हो जाएगा। तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न दिया गया है। 91 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम क्या होगा जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। यह अर्धविराम चिन्ह है, ठीक। 91 नंबर प्रश्न का उत्तर तीसरा हो जाएगा। और इसको संयोजक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इस संयोजक कहते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग 92 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह किसकी पंक्ति है? यह किस विद्वान की पंक्ति है? यह बताना है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की, याद रखना। रामचंद्र शुक्ल जी की यह पंक्ति है। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हो गया यह प्रश्न का उत्तर। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। पिछला वाले का आंसर आप सभी को बता दिया, रामचंद्र शुक्ल होंगे, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन सही था। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 93 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो बुंदेली निकली है, भोजपुरी निकली है कि बघेली निकली है? तो यह बताना है आप सभी को, आंसर करना है आप सभी को। और बघेली आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। क्या? बघेली। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई बोली है। और मागधी अपभ्रंश से क्या हो जाएगी? भोजपुरी हो जाएगी। और आप सभी से पूछ लिया जाए, कौरवी किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौरसेनी से निकली है। किससे निकली? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और बुंदेली भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। बुंदेली भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और कौरवी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से निकली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है।
हम लोग तीनों देख चुके हैं। और चौथा नंबर दोस्तों 94 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया था। तो किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया था? तो मर्यादा, माधुरी और हंस, मर्यादा, माधुरी और हंस। और जागरण पत्रिका का संपादन किसने किया था? मर्यादा, माधुरी हो जाएगा, या इनकी थी हंस और जागरण, इनकी लिखी गई थी जागरण पत्रिका, तो इन्होंने ही संपादित किया था। बाकी सुधा का पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। इसका किसने किया था? निराला जी ने किया था। किसने किया था? निराला जी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। दूसरा, दोनों, दूना। तो क्रमवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, दूना हो जाएगा कि दूसरा हो जाएगा? 95 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा दूसरा। ठीक, जिन शब्दों के माध्यम से संख्या में क्रम का बोध होता है, मतलब संख्या में क्रम का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण। जैसे दूसरा हो गया, चौथा हो गया, सातवां हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, 11वां हो गया, यह क्रमवाचक विशेषण है। 96 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें उपसमानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह बताना है। अर्थांतरन्यास होता है, दृष्टांत होता है कि निर्देशना होता है? तो आंसर हो जाएगा निर्देशना होता है। क्या होता है? निर्देशना होता है। तो 96 नंबर, 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पंडित है, कोयल है कि पवन है? यह बताना है आप सभी को। पंडित, कोयल, पवन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 97 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, कोयल। कोयल तद्भव है क्योंकि इसका कोकिल होता है तत्सम, कोकिल होता है तत्सम। अगर पंडित का तद्भव पूछा जाए तो पांडे होता है। क्या होता है तद्भव? पांडे होता है। पवन का पूछ लिया जाए कि तद्भव कौन सा होता है, तो पवन होता है, पवन होता है। ठीक है, और आगे आते जाएंगे, आप सभी को और बताते जाएंगे। ठीक है, 98 नंबर, ज़्यादा टाइम न गवाएं। 98 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य है, परिवार है, मोहन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक, इनमें से कोई नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा बताना है। परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मनुष्य क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा एक। 99 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जल समाधि ले लिया, जल समाधि ले लेना। एक सेकेंड। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जल समाधि ले लेना। तो आप सभी का एक हो जाएगा आंसर, लेकिन और भी देख लेते हैं, हो सकता है आगे भी आंसर दिए हों। तीसरा, परिश्रम करते रहना, ये भी नहीं होगा। तो आप सभी का एक आंसर सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? तो एकत्र का विलोम बताना है। विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। एकता भी नहीं होगा, अनेकता भी नहीं होगा। एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण। 100 नंबर सही होगा। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, यह बताना है आप सभी को। भोजपुरी नहीं आती, अवधी नहीं आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। तो आप सभी को बता दें, 101 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को ही देना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा पॉज करके, उसके बाद में आंसर देखना। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में भोजपुरी भी आती है, सॉरी अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, बघेली आती है। भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, या पिछली वीडियोस में भी बताया जा चुका है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और एक आप सभी की बघेली है, बघेली भी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये आप सभी के 3 सही हो जाएंगे। तो 102 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और फटाफट आंसर देते रहिए और फटाफट क्वेश्चन लेते रहिए। इनमें से शब्द सूचक अव्यय का उदाहरण है, तो शब्द सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? एक, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, और दूसरा हो जाएगा, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय? तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, तो आंसर हो जाएगा आप सभी का 102 नंबर प्रश्न का एक हो जाएगा। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। ठीक है, बिना इनके अगर आप सभी का संबंध पूछ लिया जाए, संबंध, एक सेकेंड, संबंध पूछ लिया जाए, संबंध सूचक, ठीक है, पे नहीं चल रहा है कुछ, संबंध सूचक पूछ लिया जाए
अव्यय तो जिसमें बिना लिखा हो, क्या लिखा हो, बिना लिखा हो, और तक लिखा हो, तक लिखा हो, और लिखा हो, भर लिखा हो, क्या और साथ में अव्यय लगा हो भर, यह सब संबंध सूचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, तो यह आंसर हो जाएगा आप सभी का एक वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को ही देना है। 103 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो हिंदी किस राज्य की भाषा नहीं है, यह बताना है आप सभी को। हिमाचल प्रदेश, ये सही है, इसकी हिंदी राजभाषा है। झारखंड की भी है, और असम की नहीं है, असम की नहीं है। तो तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 103 नंबर प्रश्न का हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। और इसकी भाषा कौन सी? असमिया भाषा इसकी राजभाषा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य बताना है। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, तो एक सही हो जाएगा, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। ठीक, चलिए दोस्तों 105 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा समय जाएगा, और आप सभी का कंटेंट की जो क्लासेस चलती हैं वो रेगुलर आप लोग फॉलो कीजिए। उसके बाद में आप लोग अगर यह क्वेश्चंस करते हैं तो आप सभी को ईजी लगेंगे। 105 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? इतरेय द्वंद्व है कि वैकल्पिक द्वंद्व है? दो ही में से आप सभी को आंसर बताना है। 105 नंबर, 4 ऑप्शन नहीं देंगे, ना तो 5 देंगे, 2 ऑप्शन में से आंसर बताना है। 105 नंबर का आंसर बताना है। तो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक वो होता है जो कर्म के साथ में यूज होती है क्रिया, और अकर्मक वो होती है जिसमें कर्म के साथ में नहीं होती, उसमें कर्ता मुख्य होता है। तो बताना है आप सभी को। अकर्मक और सकर्मक आप लोग जानते होंगे, पिछली वीडियोस में क्लियर किया गया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मोहन सोता है, राम खेलता है, और राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? राम क्रिकेट। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्रिकेट पर पड़ता तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाती, सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगर कर्ता पर पड़ रही क्रिया का प्रभाव तो वह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए 107 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोथा, कि कामायनी को? 107 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अच्छा, प्राप्त कब हुआ था? इसके राइटर कौन है ये बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 में, कब? 2013 में व्योमकेश दरवेश के लिए व्यास सम्मान प्राप्त दिया गया था। तो ये याद रखना, ईयर याद रखना, 2013 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो व्योमकेश दरवेश के लिए दिया गया था। और अनामदास का पोथा जो देख रहे हैं तो वह हजारी प्रसाद जी की रचना है। किसकी? अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। और मधुशाला एक अलग से लिख लीजिए, मधुशाला। तो मधुशाला किसकी है? मधुशाला किसकी है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यह आप लोग लिख लेना। और नहीं अगर आप सभी को याद रखता है, लेकिन क्लासेस आप लोग अगर रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आप सभी को याद होता रहेगा। 108 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम कौन सा शब्द है? डूब, अस्त, प्रकट, अप्रकट। तो अस्त हो जाएगा। ये तो इजी था, बहुत इजी था प्रश्न। आप लोग अगर पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इजी क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें। और यूपी टीजीटी पीजीटी में काफ़ी अच्छे आते हैं। बीपीएससी का ले लो तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर आप लोग इसमें सही करते हैं प्रैक्टिस सेट में तो कहीं ना कहीं आप सभी का एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। 109 नंबर प्रश्न का है। उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या के चर्चित लेखक हैं? तो उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या के चर्चित लेखक हैं? तो यह प्रैक्टिस सेट है आप सभी का। पीवाईक्यूज़ की भी क्लासेस चलती हैं आप सभी की। तो पीवाईक्यूज़ की भी क्लासेस आप लोग करिए, और साथ में आप सभी का कंटेंट की भी क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन आप सभी का जो 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है तो वह 100 प्रैक्टिस सेट कीजिए। 100 को गुणा 80 से कर दीजिए तो 8000 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप सभी के अगर एक महीने के अंदर 8000 क्वेश्चन तैयार होते हैं और 100 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 109 नंबर प्रश्न है। उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश कहानी के हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं? 109 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो उदय प्रकाश कहानीकार हैं, कहानी विद्या के लेखक हैं। जैसे इनकी दरियाई घोड़ा हो गई, और त्रिछ हो गई, ठीक है। और एक है इनकी फेमस रचना है मोहनदास। और पाल गोमरा का स्कूटर, यह याद रखना, पाल गोमरा का स्कूटर इनका बार बार पूछा जाता है उदय प्रकाश जी का, ठीक। और दिल्ली की दीवार,
ये भी याद रखना। तो ये कहानीकार है, प्रसिद्ध कहानीकार है, या डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न किस विद्या के राइटर हैं, रचनाकार हैं, तो ये कहानी के हैं। 110 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, और अगर आप लोग दे रहे हैं आंसर ठीक है, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा यही है कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा तीसरा सही। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, और 111 नंबर पर पहुंच आए हैं। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ के लेखक अगर आप लोगों से पूछा जाए, कहीं से कभी भी पूछ लिया जाए, तो राहुल शंकरत्यायन का नाम ले लेना। बस वही सही होते हैं, क्योंकि वही प्रसिद्ध है घुमक्कड़। और उन्होंने लिखा भी है, अपने आप को अपातो घुमक्कड़ कहा भी है। अपातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनकी प्रसिद्ध रचना भी है, और खुद को जो है घुमक्कड़ उन्होंने कहा भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह पैसेज है, पैसेज आप सभी को करवाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा यह पढ़ा हुआ पैसेज है, तो आप सभी को आंसर करवा देंगे। और आप लोग पैसेज देख लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, और पॉज करके उसके बाद में आंसर आप लोग टिक करते जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी का समय बचेगा, और आप लोग खुद से भी पढ़ने की हैबिट डालेंगे। तो पैसेज देख लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पैसेज पढ़ते जाइए। बाकी अब 112 नंबर प्रश्न से आप सभी को आंसर करा दे रहे हैं, क्योंकि यह मेरा पढ़ा हुआ पैसेज है, और मुझे आंसर इसके पता है सर। हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते हैं। तो हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है 112 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो क्या हो जाएगा? तीसरा, सामाजिक आचरण में। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विदेशियों के लिए पूर्व की बात। तो विदेशियों के लिए पूर्व की बात है, क्या है, कौन सी है? पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो 113 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, व्यवस्था का पालन। और 114 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हम विकसित देशों से जैसे बन सकते हैं, हम विकसित देशों जैसे बन सकते हैं कैसे? व्यवस्था के प्रति समर्पण से, कानून के अनादर करने से, लोगों के प्रति बेरुखी से। तो एक वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन आप सभी का। चलिए हम लोग 115 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आप सभी को आंसर देना है। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। 115 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को, तो तीसरा हो जाएगा, व्यवस्था आदमी को चलाएगी। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यदि व्यवस्था आदमी को चलाएगी। तो 116 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पैसेज हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। पहले आप लोग पैसेज को क्लियर कीजिए, पढ़िए, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। तो 116 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विदेशियों की क्या बात नहीं है जो हमें उनके जैसा बनने को बाध्य करती है। तो 116 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, धन का लोभ। ठीक, 117 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्यवस्था शब्द की व्याकरणिक कोटि है। तो व्यवस्था शब्द किस व्याकरणिक शब्द की व्याकरणिक कोटि है, यह बताना है। तो 117 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा संज्ञा। संज्ञा कोट की व्याकरणिक कोटि है इसकी। चलिए 118 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लड़कियां विदेशी लड़कियों को लड़कियां विदेशी लड़कियों को अपना आदर्श मानती हैं, क्या इस प्रकार वाक्य किस प्रकार का है, यह बताना है। विधानवाचक है, मतलब यह विधानवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आप सभी का विधानवाचक है। क्या होगा? विधानवाचक। और आप सभी को बता दें कि 119 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, और आप लोगों से क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 119 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आदमी व्यवस्था को चलाता है में कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है। तो 119 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म कारक है। 120 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, शब्द में उपसर्ग कौन सा है? 120 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्य शब्द के पीछे लगते हैं। तो अनु लगा हुआ है शासन के आगे, तो अनु हो जाएगा उपसर्ग, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 121 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो 21 से 128 तक फिर पैसेज का आंसर आप सभी को बताना है, तो इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाएंगे, तो आप लोग पॉज करके पढ़ते जाना। ठीक है, इसका क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और आप सभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बचाना है, क्योंकि एग्जाम्स आप सभी के समय सामने, और 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवाने भी हैं। तो यह आप लोग देखते जाइए पैसेज को। ठीक है, उसके बाद में आंसर करते जाना, पॉज करके पढ़ भी लेना, और स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही प्रश्न आएगा वैसे ही हम लोग प्रश्न का उत्तर करेंगे, क्योंकि ये हमको पैसेज पता है पहले से। मैं इसको क्लियर करके पढ़ के तभी आप सभी लोगों को कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप सभी से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता होना चाहिए। 121 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, किन तीन चीज़ों का सदुपयोग मनुष्य को खुद प्रदान करता है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है आंसर। पैसेज पहले आप लोग क्लियर कीजिएगा, उसके बाद में आंसर करिएगा। किन तीन चीज़ों का सदुपयोग मनुष्य को सुख प्रदान करता है? तो 121 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और अच्छे से पढ़ के डालना। दूसरा हो जाएगा समय, धन, मौका। चलिए हम लोग 122 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सफलता तब मिलती है 122 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है,
जब कार्य रुचि एवं लगन से किया जाए। तीसरा सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज करवा रहे हैं। 123 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कैसे छात्र पढ़ाई को हवा मानते हैं, यह बताना है। तो 123 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कैसे छात्र पढ़ाई को हवा मानते हैं। तो दूसरा हो जाएगा, जिनकी पढ़ाई के प्रति अरुचि एवं अन्य भौतिक पदार्थों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है, तो उसे उन छात्रों की पढ़ाई को हवा मानते हैं, क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं ना, तो उस पढ़ाई को हवा ही मानेंगे। अकॉर्डिंग टू पैसेज है आंसर, पैसेज पढ़ेंगे आप सभी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैसेज पढ़ने में आप सभी का 15 मिनट जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना खुद से। 124 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, किसी भी छात्र से उम्मीद की जाती है। तो क्या उम्मीद की जाती है? वह अपने तन मन बुद्धि को सुदृढ़ बनाए। 125 नंबर प्रश्न का उत्तर है, कैसे छात्र अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चला रहे हैं। कैसे छात्र चला रहे हैं। 125 नंबर पर अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर देना, पैसेज पढ़ लेना, उसके बाद में आंसर आप सभी को देना है। तो दूसरा सही हो जाएगा, जिनके अध्ययन एवं खेलों दोनों में अरुचि है, मतलब ना तो अध्ययन कर रहे हैं ना तो खेल खेल रहे हैं, तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं छात्र। चलिए 126 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, स्वर्णिम शब्द का अर्थ है। तो स्वर्णिम शब्द का अर्थ बताना है, सोना, स्वर्ण, सुनहरा, सुनहरा अवसर। ये चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताने हैं, बाकी 4-5 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो 126 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुनहरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 127 नंबर। हम लोगों को 150 नंबर प्रश्न तक जानना है और आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करने भी हैं। 127 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। तो अग्नि का विलोम सबको पता है, वायु है, जल है, घृत है, तो घृत हो जाएगा। दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है, घृत हो जाएगा अग्नि का विलोम। तो अग्नि के विलोम आप लोग कमेंट बॉक्स में और भी डालना। सॉरी, एक सेकेंड, 127 नंबर प्रश्न का विलोम पूछ रहा है, हमने पर्यायवाची बता दिया उसको जल, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 128 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। चलिए 129 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादक महात्मा गांधी जी ने किया था। हिंदी नवजीवन का, हंस का, देश का। तो इन्होंने हिंदी नवजीवन का प्रकाशन किया था गांधी जी ने, ठीक। 129 नंबर प्रश्न का तीसरा हो जाएगा, सॉरी 129 नंबर प्रश्न का पहला हो जाएगा। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसको 1921 में महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। तो 1921 में महात्मा गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका संपादन महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और चलिए दोस्तों 130 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है। तो वीरांगना का पुल्लिंग हो जाएगा वीर, तीसरा हो जाएगा। चलिए 131 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक चलना था। तो कितने वर्षों तक चलना था। 131 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, 15 वर्षों तक चलना था, ठीक। आरक्षण 17 वर्ष तक चलना था और अंग्रेजी का प्रयोग 15 साल तक चलना था। तो आरक्षण का भी याद रखना, जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 132 नंबर प्रश्न का है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, क्रमवाचक हम लोग पीछे भी शायद पढ़े हैं, तो उसका यहीं पर आंसर हो जाएगा चौगुना, तिगुन, तीन, दूसरा कौन सा क्रमवाचक हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न का दूसरा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रमवाचक होते हैं, ठीक। और 133 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। चलिए इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। तो चंद्रकांता बना था, ठीक। तो चंद्रकांता दूसरा सही हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो आकारांत कहते हैं, सॉरी, हाँ, क्या कहते हैं। 135 नंबर तीसरा हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो अनाक्रांत होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 136 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो स्वर के बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी को इजी लग रहे होंगे। तद्भव शब्द बताना है, आश्चर्य, उल्लास, इलायची। तो 137 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा इलायची, ठीक है। तो इलायची का अच्छा तस्म पूछ लिया जाए तो एला होता है, एला होता है इलायची का तस्म। उल्लास होता है, उल्लास का तद्भव पूछ लिया जाए तो हुलास होता है। अग्नि का आग होता है और आश्चर्य का अचरज हो जाता है। 138 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है। पंचसर है, पंकज है, अनल है।
तो यह बताना है आप सभी को। 139 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा पंकज कमल का पर्यायवाची है। और अनल किसका पर्यायवाची है? तो हवा का पर्यायवाची है, इसको हवा का पर्यायवाची कहते हैं। और पंचसर किसका पर्यायवाची है? अच्छा, पंचसर छोड़ दीजिए, पुष्प का पर्यायवाची बताइए। फूल होता है, ठीक है। चलिए अगला पंचसर आगे देख लेंगे। 140 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इन निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है, यह बताना है। तो 140 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, महात्मा बुद्ध महान थे लगा हुआ है, बैठे हैं, थी, कल बहुत वर्षा हुई थी। तो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई थी, यह हो जाएगा एक वचन में। 141 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन से हैं? तो यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला पर लिखने वाले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन। यह ऑप्शन आप सभी के सामने है। प्रसाद हो जाएगा, कि महादेवी वर्मा हो जाएगा, कि मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। तो 141 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो मैथिली शरण गुप्त जी ही ऐसे थे, ऐतिहासिक नारी पात्रों को अपना रचनाओं का केंद्र मानते थे, ठीक है। और जैसे उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी, सीता, मांडवी और राधा और कुंती, द्रौपदी, ये सब क्या थे? इनके केंद्र शामिल थे। तो ये अपनी रचनाओं में इनको केंद्र के रूप में शामिल करते थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी, ये याद रखना। 142 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो किए गए उपकारों को मानता हो। तो जो किए गए उपकारों को मानता होगा वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाएगा। जो उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो यह हो जाएगा जो उपकारों को, किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ ऐसे लिखा जाएगा, कृतज्ञ, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है तो कृतज्ञ कहते हैं। हम लोग 143 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। आप सभी को आंसर बताना है। अतिवृष्टि का विलोम होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, आर्द्र की अनावृष्टि? तो अनावृष्टि हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परा। 144 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, परा। 145 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है, यह बताना है। तो कौन सा शब्द सही है? 145 नंबर प्रश्न का उत्तर पढ़िए, आप लोग आंसर कीजिए। तो तीसरा हो जाएगा दुग्धोज्ज्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पर दुग्ध लिख दिया ऐसे आप लोग पहचान लेना, दुग्ध लिख दिया प्लस उज्ज्वल लिख दिया। क्या लिख दिया? उज्ज्वल लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? दुग्धोज्ज्वल, ठीक है। चलिए 146 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। लास्ट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तक जो कोई देखेगा क्लास को वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक एक क्वेश्चन पर एफर्ट कितना डालना पड़ता है और एक साथ में बैठ कर रिकॉर्डिंग करना कितना कठिन होता है कि 40-45 मिनट आप सभी को 80 क्वेश्चन करवाया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 2-2 घंटे में 80 से क्वेश्चंस करवा रहे हैं। मतलब हिंदी है कि कौन सा है? हिंदी है, क्या है? तो रॉकेट साइंस है, तो हिंदी ही है। तो अब इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, 2 घंटे में 80 क्वेश्चन, 40-45 मिनट मैक्सिमम होता है। चलिए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 146 नंबर प्रश्न, तो उसका उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है? तो आनंद का अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा? खुशी। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 147 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। इनमें से 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन से हैं? तो सरहपा है। कौन है? सरहपा है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए दोस्तों 148 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। रसमृति इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तो राम के, कृष्ण के, कि कर्ण के? तो तीसरा सही हो जाएगा, रसमृति कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। तो 148 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा। अच्छा, रसमृति कब प्रकाशित हुई थी? तो 1952 में प्रकाशित हुई थी। यह रचना किसकी है? तो रचना आप सभी को बताना पड़ेगा, दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और यह खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। तो ये भी याद रखना आप लोग, रसमृति क्या है? खंड काव्य है, ठीक। चलिए हम लोग 149 नंबर प्रश्न देख रहे हैं और सेकंड लास्ट है। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि चैनल लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। 149 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रतीक का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो प्रतीक का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्दों के पहले किया जाता है, शब्दों के बाद में किया जाता है, कि शब्दों के बीच में किया जाता है? तो शब्दों के पहले किया जाता है। चलिए 150 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लास्ट है यह प्रश्न अपनी प्रैक्टिस सेट का, तो इसका आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप लोग मोटिवेशन
देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैसेज आप सभी को क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करते हैं। अभी पवन सर आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस एसएसएल ला रहे हैं, TRE 4 की क्लासेस चल ही रही हैं, साथ में आप सभी की यूपी एसएसएल भी क्लासेस चलने लगेंगी। बीपीएससी एसएसएल की हम ही कराएंगे और आप सभी को जीएस का पोर्शन हम ही कराएंगे। तो सब चीज़ें हम ही कराएंगे, आप लोग सब्र रखिए, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 100 करवाए जाएंगे सभी चीज़ के 40-40, चाहे आप सभी का जीएस पोर्शन हो, चाहे आप सभी का लैंग्वेज पोर्शन हो, सब कुछ यहीं कराया जाएगा। लैंग्वेज भले ना करवाया जाए, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी से ही कवर हो जाएगा और इंग्लिश इतना टफ नहीं आती, आप लोग ना कर पाए। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा बताइए। तो ब्रज भाषा है, अवधी है कि अपभ्रंश है। 150 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो लोरकहा की भाषा कौन सी हो जाएगी? अवधी। तो अवधि हो जाएगी। अच्छा, 1379 ईस्वी में लिखी गई थी यह। कब लिखी गई थी? 1379 में लिखी गई थी। इसके नायक है लोरिक और नायिका है चंदा। याद रखना, लोरकहा में नायक है लोरिक और नायिका है चंदा। और यह 1300 कब लिखी गई थी? 1379 में लिखी गई थी। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। अवधी भाषा में लोरकहा है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यह थे 150 प्रश्न और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।